बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में आज सारी जानकारी समझते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे 2024 इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, और आपने देखा होगा जब से बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी हाईलाइट हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी भी बोलते हैं, देश में सभी धर्मों एवं समुदायों को लेकर एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की कही गई है। अब अगर देखा जाए तो एक आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब क्या हुआ, देश के सभी धर्म समुदाय के लिए एक कानून बनाना। अगर हम बात करें तो यह संविधान अनुच्छेद 44 के तहत आता है। यह जो यूसीसी है का किसके तहत आ रहा है, अनुच्छेद 44 के तहत आता है। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं एक हाईलाइटेड मुद्दा बन के उभरा हुआ है, क्योंकि 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पे जोर दिया जा रहा है, और 2024 चुनाव आने से पहले एक बार इस मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ लिया है। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का, यूसीसी एक मुद्दा पहले भी हिस्सा रहा है। और यूसीसी का इतिहास अगर बच्चों हम लोग देखें तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अंग्रेजों को अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं यूसीसी कानून पर जोर देना उचित नहीं समझा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने हिसाब से बनाया। सती प्रथा को भी समाप्त किया, विधवा विवाह पे भी जोर दिया। बट लेकिन वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान में कोई भी विवाद ना हो। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा भाई, 1857 में जो एक विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति बोलते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस पे कभी जोर नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा विवाद बढ़े जिसकी वजह से दोबारा से कोई ऐसी क्रांति हो या कुछ ऐसा विद्रोह हो जिससे उनको सरकार बनाने में, सरकार चलाने में कोई परेशानी हो। अब अगर बात करें, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम में अलग अलग लोगों का रहन सहन, लोगों के कर्म कांड, लोगों का पूजा करने का तरीका, सारी चीजें चेंजेस हैं, और उनके अपने अलग अलग धर्म के कानून हैं। बट लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदुओं में अलग अलग बहुत सारी जातियों में बटा हुआ समुदाय है। पर मुस्लिम धर्मों में आपने देखा होगा, मुस्लिम धर्म जो है किसके अनुसार चलता है, शरिया के अकॉर्डिंग चलता है। और शरिया में आपने देखा होगा केवल एक ईश्वर का कानून ही चलता है। तो अगर हम बात करें यूसीसी क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, अंग्रेजों ने तो इस सिस्टम को बिल्कुल नहीं छेड़ा। बट लेकिन अगर हम बात करें 1947 के आसपास की, तो अंबेडकर जी ने कहा था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ कानून नहीं है, केवल एक प्रस्ताव है जिसको आगे भी हम देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय बोले कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आया है कि नहीं। तो उन्होंने भी इस पे जोर नहीं दिया है। लेकिन यूसीसी कहीं ना कहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे बढ़ाने और इस पे कानून बनाने पे भी जोर दिया है। जैसा आपने देखा था, एक केस हुआ था शाहबानो बेगम वाला केस। शाहबानो बेगम वाला केस अगर आप ढूंढेंगे तो बेगम शाहबानो बेगम का केस जो उछला था, जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि कहीं ना कहीं कि भैया एक यूसीसी संहिता, जिसे हम लोग समान नागरिक संहिता बोलते हैं, ये लागू करना चाहिए। क्योंकि एक अनुच्छेद 44 के तहत एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बन के रह गया है। और अनुच्छेद 44 क्या है, जैसे आप लोग अपने संविधान में जानते हैं कि भाई संविधान में अगर हम देखते हैं, तो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। जिसमें अगर आप देखिएगा, जब संविधान बना तो उसमें ओनली फॉर 395 आर्टिकल थे। कितने थे बच्चों आर्टिकल? 395 आर्टिकल थे, और 22 पार्ट थे, मतलब 22 भाग थे। और केवल 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल थे मतलब 8 अनुसूचियां थी, जो अब आगे बढ़कर कई सारे चेंजेस और कई सारे अमेंडमेंट बढ़े हैं, जिसकी वजह से आज ये
आर्टिकल 450 के आसपास है और भाग 25 हो चुके हैं, और जो आपके 8 शेड्यूल थे बच्चों, ये अब 12 हो गए हैं। तो अगर इसके आधार पे देखें तो 1966 की बात करें, 1966 में अगर हमने देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ विवाह और तलाक और विरासत से संबंधी कानून जो थे, इसके लिए एक समान नागरिक संहिता की भी जरूरत पड़ी। और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, हमारा ही एक भारत का प्रांत है, स्टेट है गोवा। अगर उस गोवा की बात करें तो वहां पे तो यूसीसी पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यूसीसी पे कहीं ना कहीं कई बार विपक्ष भी अपने वोट बैंक के लिए कुछ समुदायों को भड़काने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे यूसीसी कोई अलग कानून की बात कर रहा है। ना किसी के पूजा, ना किसी के स्थल, किसी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बट यहाँ पे एक समान नागरिक संहिता, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा वन रैंक वन पेंशन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करी गई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है क्या, तो चलिए जानते हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारे भारत में धर्मों को लेकर अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे 1955 की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है, 1957 में, 1956 में, ऐसे कई सारे कानून आते रहे। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो 1980 में जो काजी अधिनियम आया था, 1937 में शरीयत अधिनियम आया, 1939 में मुस्लिम विवाह अधिनियम आया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कानून बनते रहे, और 1872 में भारतीय ईसा विवाह अधिनियम भी आया है। और अगर 1936 की बात करें तो पारसी। तो बहुत सारे धर्मों का हमारे भारत में एक संग्रह है, ठीक है। और सबका अलग अलग कहीं ना कहीं पहनावा है, कोई कश्मीरी है, कोई मारवाड़ी है, कोई मराठा है, ठीक है। कई सारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग भी रहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में सिविल कोड लागू करना कहीं ना कहीं बहुत कठिन पॉइंट बनता चला जा रहा है। बट कहीं ना कहीं बीजेपी, एक पर्टिकुलर पार्टी, जो चाहती है कि कहीं ना कहीं ये सिविल कोड लाया जाए, भले ही पास ना हो, बट हमारे पास कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा रहे जो भारत में लागू हो सके। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर आपको पता है, जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने भी कहा है कि यूसीसी मुस्लिमों से ये नहीं कहता है कि तुम अब फेरे लगाकर शादी करो। आपके शादी, आपके धर्म स्थल, आपके पूजा पाठ संबंधी किसी भी चीज से छेड़खानी नहीं करी जाएगी। लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा बना हुआ है, लोगों की अलग अलग राय है। तो इनके बारे में आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल के कोड के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय में एक कुछ भड़काऊ लोगों ने, या कुछ ऐसी प्रथाएं जिनको लेकर लोगों ने कुछ ऐसे एजेंडे बना दिए हैं, जैसे कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय नहीं समझ पा रहा है कि ये उसके फायदे के लिए है कि किस लिए है। तो कहीं ना कहीं जगह आप देख रहे हो कुछ धर्मों में इसको रिजेक्ट करने की भी प्रोसेस चल रही है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सिविल कोड के बारे में कुछ चीजों के लिए सोचा, और उसको लागू करने के लिए लोगों से कई बार प्रार्थनाएं भी करी कि ये आपके किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रोसेस में है। अगर हम देखें तो यूसीसी हमारे पास कई सारे धर्मों को देखा जा रहा है कि भाई कई धर्मों के अकॉर्डिंग क्या ये सबके लिए समान रहेगा। तो जब तक नहीं बनता है तब तक कई सारी चीजें लोगों के जहन में रहेंगी। फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये है क्या। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है भाई? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता है। जिनको थोड़ा सा फास्ट देखना है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ।
बट इसको एक अच्छे से देखना है तो आप अपने यूट्यूब पे जाके स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो भारत में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देखते हो पर्टिकुलर समुदाय के लिए एक पर्सनल लॉ बना दिया गया है जिसे आप शरिया बोलते हो। शरिया का मतलब क्या होता है, ईश्वर का बना हुआ एक कानून। और कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम भाग 4 में देखें डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 44 में बताया गया है कि जो भी राज्य है पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है। और भाग 3 जैसा कि आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है कि आर्टिकल 32 में कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार देता है कि अगर किसी भी तरह से किसी का भी मौलिक अधिकार उसका उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम देखें भारत में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, तो भारत में समान नागरिकता संहिता क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। क्योंकि हमारे वहां शादी, मैरिज, तलाक, डाइवोर्स, पैतृक संपत्ति का बंटवारा या गोद लेना, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ धर्मों में हैं और कुछ धर्मों में नहीं है। तो हमारे वहां अगर देखा जाए तो धर्म के आधार पे भी कानून बनना चाहिए और सभी धर्मों के लिए समान कानून भी होना चाहिए। ठीक है। इस पे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, सभी के लिए एक पैरेलल कानून की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। पैरेलल कानून की व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए कानून बनाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। पर भारत में देखा जाए तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियां, अलग अलग कल्चर, जिनके आधार पे कहीं ना कहीं कानून बनाना एक बहुत ही पेचीदा किस्म का मुद्दा बना हुआ है। अब भारत में अगर देखें तो अलग अलग धर्म की बात करें तो कहीं गणपति बप्पा मोरिया हो रहा है, कहीं पे आपने देखा होगा महाकाल जी की पूजा है, कहीं पे आप होली, कहीं दीपावली, कहीं क्रिश्चियन संप्रदाय आपने देखा होगा यीशु मसीह। तो हमारे वहाँ भारत में भाई हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम धर्म के कल्चर्स भी हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक पॉसिबल मुद्दा नहीं लग रहा है। फिर भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसको बनाया जाए। अब अगर देखें तो समान नागरिक संहिता जब हमारा भारत आजाद हो रहा था उसके पहले और उसके बाद में भी कुछ संसद में इससे संबंधित विवाद होते रहे। तो उससे संबंधित क्या विवाद होते रहे हैं कि जैसा आप देख रहे हो 23 नवंबर 1948 की अगर बात करें तो कुछ मुस्लिम सदस्यों का इसमें समर्थन रहा। ठीक है। और मौलिक अधिकार एक उपसमिति बनाई गई जिसमें आप देख रहे हो, आपने के सामने पिक देख रहे हैं, शायद आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल, जो पहले हमारे सबसे पहले लॉ मिनिस्टर थे, जिन्होंने भी कहा कि भाई यूसीसी को डीपीएसपी के तहत रखा जाए। लेकिन नसरुद्दीन अहमद ने भारत में विविध धर्म और समाज हैं, विविध धर्म और विविध समाज हैं, इसके लिए धर्म को लेकर कानून बनाने पे चिंता जाहिर की। किसने? नसरुद्दीन अहमद। और यूसीसी लागू करने का उन्होंने बताया कि ये समय अभी सही नहीं है और इसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूसीसी धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, ये भी कहा गया। भारत में यूसीसी होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला यूसीसी तो होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसके लिए एक सही समय नहीं है। भारत के विभिन्न नागरिक कानून भी बनाए गए हैं, भाई हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिमों के लिए अलग एक कानून बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदू पर्सनल लॉ। अगर हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो आपने देखा होगा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। द हिंदू मैरिज एक्ट के अगर हम तहत देखें तो शादी और तलाक के बारे में आप देखते होंगे, शादी और तलाक कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे मुद्दे द हिंदू मैरिज एक्ट में देखने को मिलते हैं। अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को देखें
तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी यहाँ पे देखते हैं, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, ठीक है, जिसमें आप बौद्ध धर्म हो, चाहे महावीर से संबंधित या सिख धर्म से संबंधित लोग भी शामिल हैं, इनको भी शामिल किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा गया है और इनके लिए एक अलग कानून बना दिया गया है। इनके लिए क्या कानून बनाया गया है? जैसे मैंने बताया, मुस्लिमों के लिए शरिया के हिसाब से कानून बनाया गया है। शरिया जो इनके ईश्वर का खुद का कानून है, उसके हिसाब से ये लोग चलेंगे। अब मुस्लिम धर्म शरिया के हिसाब से ही कानून मानता है, उसके लिए एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया गया है और कहीं ना कहीं यहीं पे कुछ समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। तो शादी, तलाक, पैतृक संबंधी जैसे मामले इसमें शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं शरिया में परेशानी का सबब बने हुए हैं। आगे देखते हैं, अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को देखें तो ईसाई धर्म भी अपना एक अलग एक्ट बन चुका है और इसके तहत दो अलग धर्म के लोगों, ठीक है, द्वारा शादी करने के लिए भी प्रावधान बनाया गया है। अगर दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अगर वो लोग भी शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बाद में स्पेशल एक मैरिज एक्ट बनाया गया था 1954, जिसमें दो अलग अलग धर्म के लोग भी शादी कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक लॉ बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें दो अलग अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक अच्छी बात भी है, लेकिन क्या भारत को यूसीसी की जरूरत है? चलिए इसके बारे में कुछ मुद्दा देखते हैं। तो कुछ आलोचकों की राय भाई क्या है कि भाई भारत में यूसीसी लागू करना एक बड़ी चुनौती है। सही बात है, क्योंकि हमारे भारत में अगर संविधान के तहत देखें तो 22 भाषाएं तो हैं ही हैं, पर लेकिन देखा जाए तो हर राज्य, हर प्रांत में अलग अलग क्षेत्र में कई भाषाएं, लोगों के अपने अलग धर्म, एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है, क्योंकि सभी के अलग अलग कर्म कांड होते हैं, पूजा करने का तरीका अलग होता है। लेकिन यूसीसी में पूजा से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समुदाय के लोग इसका विरोध करते हुए भी दिख रहे हैं। दूसरा मुद्दा दिख रहा है कि समाज में ध्रुवीकरण की भी चिंता लोगों ने जाहिर करी। कहीं ना कहीं हमारा समाज कुछ क्षेत्रों में बंट जाए, जिससे कहीं ना कहीं विद्रोह की उपस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं जिनके अधिकारों के हनन का भी मुद्दा उठ सकता है। ऐसी चीजों को यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा सबसे बड़ा कारण बन के उभरा है। राजनीतिक मुद्दा सबसे बड़ा कारण बन के उभरा है। बीजेपी कह रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे और ये हमारा एक चुनावी एजेंडा है, लेकिन विपक्ष के लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यूसीसी के पक्ष में अगर हम देखें तो यूसीसी के पक्ष में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर यूसीसी लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे में एक जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को और लड़कों को, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज में जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। कई जगह पे छोटे पर बचपन में ही शादी कर दी जाती है और कहीं पर कुछ अधिकार हैं जो लड़कों के ज्यादा हैं और लड़कियों के कम हैं, जिसके तहत एक जेंडर इक्वलिटी भी बन जाएगी, क्योंकि ये इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, जो वुमेन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पर्टिकुलर समुदायों में कहीं ना कहीं लड़कियों के बहुत सारे अधिकारों का हनन हो जाता है, ठीक है। और महिलाओं से संबंधित जो रीति रिवाज हैं उनको भी उनका फायदा मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो महिलाओं को देखो, मैंने अभी कहा था ना, महिलाओं के समान अधिकार ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर महिलाओं के राइट्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं यूसीसी आने पे ज्यादा अधिकार उनके पक्ष में हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकीकरण हो जाएगा भाई, सभी समाज के लिए एक कानून बन जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं अलग अलग कोड, अलग अलग एक्ट के तहत नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक कानून बन जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर एजेंडे समाप्त हो जाएंगे।
हालांकि अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा, चाहे सीआरपीसी के मुद्दे हों, चाहे किसी भी पुलिस विभाग में आपने देखा होगा, किसी भी कानून की बात करें तो सारे मुद्दे पहले से बना दिए गए थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए दंड प्रक्रिया एक जैसी रहेगी। ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं तो कई सारी चीजें हैं जो कानून प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी और सबके लिए एक कानून प्रक्रिया बन जाएगी। जैसे आप देखते हो कि भाई एक ट्रैफिक रूल की बात करें तो गुजरात में अलग रूल है, यूपी में अलग रूल है। इन सारे रूल्स को भी कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, उसके तहत भी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, इसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें करी जा रही हैं। और हमारे जो संसद हैं उनमें भी अलग अलग विधानसभाओं में भी इससे संबंधित बातें की जा रही हैं और आगे हो सकता है कि यूसीसी लागू किया जाए। हमारे वहाँ हिंदू धर्म में पूजा करने का एक अलग तरीका है। ठीक है। मुस्लिम धर्म में पूजा करने का तरीका अलग है। ठीक है। और बट कुछ लोग इसके विरोध में भी बने हुए हैं। ठीक है। हमारे वहाँ कुछ ऐसी जनजातियां, ट्राइबल्स लोग, जिनको हम लोग ऐसी जनजातियां, इनके भी कल्चर काफी अलग है, पूजा पाठ के तरीके अलग हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं यूसीसी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं गोवा, गोवा भी हमारा एक राज्य है। ठीक है, भारत में गोवा, जिसको कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के समय ही यूसीसी यहाँ पे लागू कर दिया गया था। गोवा में समान नागरिकता संहिता को देखने को मिलती है। गोवा में ये कब, तो 1867 में पुर्तगालियों ने पहले ही बना दिया था। आपने देखा होगा कि 1947 में तो हमारा भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, पर पुर्तगालियों ने बहुत दिनों के बाद गोवा को स्वतंत्र किया था, बहुत बाद में गए थे। ठीक है। उस कल्चर के हिसाब से देखें तो हमारे पास गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता देखने को मिलती है। समान नागरिक संहिता, भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जिससे सभी को एक बराबर का हिस्सा मिल सके और लोग अपने एक कानून के हिसाब से चल सके। अब साहबानो बेगम केस अगर आप देखते हैं, 1895 साहबानो बेगम केस, जिसके तहत देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भारत में यूसीसी कोड कानून अगर लागू नहीं हुआ तो बहुत सारी लेडीजों के, बहुत सारी महिलाओं के अधिकारों का हनन हो सकता है। ठीक है। मोदी जी ने कहीं ना कहीं भारत में किस तरह से समान नागरिक संहिता बने, इसके लिए कई बार डिबेट कराई, जनता से भी पूछा। ठीक है। और इस समय भारत में समान नागरिक संहिता आवश्यक है कि नहीं है, इसके बारे में भी कई बार डिबेट हुई, जिस पर कहीं ना कहीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ मुद्दे रखे हैं और आगे इस पे कुछ कानून बन सकते हैं और पर्सनल लॉ में बदलाव हो सकते हैं। शादी की न्यूनतम आयु तय करना, शादी की न्यूनतम आयु तय करना, ये सभी संप्रदायों के लिए कर दिया जाएगा। तलाक के नियम तय कर दिए जाएंगे। तलाक प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सारे मुद्दे आप देख सकते हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं यूसीसी जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। ठीक है। बट कोई विरोधाभास ना हो, सभी लोग एक साथ रहें, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे सिख संप्रदाय हो। ठीक है। सभी लोगों के बीच में एकीकरण रहे, यूनिटी रहे। इसके तहत कहीं ना कहीं यूसीसी को बड़ा देख के बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे कोई ऐसा विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा चिंता जाहिर करी जा रही है कि कैसे इसको लागू किया जाए। लेकिन सिविल कोड का मुद्दा कहीं ना कहीं इस समय काफी परेशानी का सबब बना है और इसको लागू करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें कई बार कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, इसके लिए एजेंडे भी बन चुके हैं। ठीक है। और इस पे जल्दी से जल्दी चीजें लागू हो जाएंगी। आगे के पार्ट में हम कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग सिविल सर्विस कोर्सेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे एचपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, इन सभी के लिए हमारा चैनल देखते रहें। और कई साथ हमारे टीचर्स और भी आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है। तो चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।